हाँ तो स्टूडेंट्स, अब हम लोग इस चैप्टर का लास्ट वीडियो पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें आप लोग इसके पहले भोजन का अंतर्ग्रहण, पहला टॉपिक 5 स्टेप हमें पढ़ना था। भोजन का अंतर्ग्रहण, भोजन का पाचन, भोजन का अवशोषण, भोजन का स्वांगीकरण और बहिक्षेपण। तो ये 5 स्टेप में हमको पढ़ना था, जिसमें से हम आपको बताए थे कि पाचन वाला स्टेप काफ़ी लंबा था। इस चैप्टर का मुख्य उद्देश्य भी वही था, जिसको हम लोग पढ़ चुके हैं। थोड़ा बहुत हम इस चित्र के माध्यम से आगे बताएंगे। तो इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा कि इसमें जो है, इसमें भी भोजन का पाचन हो रहा था। अब यहाँ पर मुख्य कार्य, कई बार बताया गया आपको कि छोटी आंत का मुख्य कार्य होता है अवशोषण। तो यहाँ अवशोषण टॉपिक आज से हमको पढ़ना है। मान लिया अवशोषण हो गया, अवशोषण चलिए आपको बता ही देते हैं, अभी पाचन बाकी इसलिए कह रहे थे। तो अभी इसमें अवशोषण होगा, लेकिन अवशोषण मतलब होता है, देखिए, सरल घुलनशील पचित भोजन, ग्लूकोज, शर्करा, अमीनो अम्ल, वसी अम्ल आदि। ये जो बड़े अणु थे, छोटे अणु में टूट चुके हैं। अब वह कैसे हो चुके हैं? सरल घुलनशील पचित भोजन हो चुके हैं। अब वो पच चुका है, वह घुलनशील हो गया है, वह काफ़ी सरल अणु हो गया है। अब होता क्या है कि कल मैंने आप लोगों को बताया था कि जो छोटी आंत होती है, मान लीजिए छोटी आंत है, छोटी आंत में अंगुली नुमा तमाम रचनाएं होती हैं, जिसे हम विलाई कहते हैं। और इन विलाई पर भी ऐसे छोटी छोटी बहुत सारी रचनाएं होती है, जिन्हें हम माइक्रोविलाई कहते हैं। विलाई पर छोटी छोटी तमाम रचनाएं होती हैं, जिसे माइक्रोविलाई कहते हैं। माइक्रोविलाई पर एक बहुत बार प्रश्न बनता है, कई बार पूछा है कि माइक्रोविलाई का क्या कार्य है, यानी सूक्ष्मांकुर हिंदी में कहते हैं, उसका क्या कार्य है। तो सूक्ष्मांकुर अवशोषण क्षेत्र को बढ़ाता है। दरअसल यह जो जब फैलेगा तो इसका क्षेत्र ज़्यादा हो जाता है, जिससे ज़्यादा अब्जॉर्प्शन यानी अवशोषण का कार्य होता है। तो इन्हीं को अवशोषित कर लिया जाता है। यहाँ अवशोषित कर लिया गया, लेकिन टोटल तो पचते नहीं हैं। जो नहीं पचते हैं अपचित भोजन कहलाते हैं। अब वह अपचित भोजन कहाँ प्रवेश करते हैं? बड़ी आंत में। तो बड़ी आंत में जब अपचित भोजन आता है तो उसके साथ कुछ पानी की भी मात्रा होती है, जिससे बड़ी आंत की दीवारों के द्वारा सोख लिया जाता है, अवशोषित कर लिया जाता है। अब वह अपचित भोजन, बड़ी आंत में भोजन को सोख लिया गया, लेकिन पानी सोखा गया ना, भोजन जो अपचित वो आगे बढ़ेगा। और यह बड़ा सा पैकेट जिसे हम मलाशय कहते हैं, आपको पहले ही बताया गया था, मलाशय। इस रेक्टम में जो है, जो अपचित भोजन है वह क्या होता है, यहाँ मलाशय, जो अपचित भोजन है वो क्या होता है, इसमें एकत्रित होता रहता है। और समय समय पर जिसे हम मल द्वार के रास्ते, एनस के रास्ते हम बॉडी से आउट कर देते हैं, मल के रूप में। चलिए, तो ये टोटल प्रोसेस, तो भोजन कैसे आया, कहाँ कहाँ जा रहा है, ये तो पता ही चल गया। अब अब्जॉर्प्शन के बाद क्या होता है, जैसा कि मैंने बताया, अवशोषण जब हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है, अब स्वांगीकरण प्रक्रिया यानी कि एसिमिलेशन होती है। इसमें क्या होता है कि जब भोजन जो होता है, अब विसरित अणु रक्त में होकर विभिन्न कोशिकाओं में पहुंचते हैं। इसमें तमाम ये जो आप देख रहे थे विलाइज, इसमें रक्त केशिकाएं होती हैं। इसी में वो विसरित जो भोजन था, पचित भोजन था, इसमें मिल चुका है रक्त केशिकाओं में। अब वो रक्त केशिकाएं शरीर के विभिन्न कोशिकाओं में लेकर पहुँचती हैं। बाय द वे एग्जाम्पल देते हैं, मान लिया रक्त केशिका है और शरीर की कोशिका है। अब टोटल प्रोसेस जो मैं बोल रहा हूँ, स्वांगीकरण में क्या क्या होता है, यहाँ पर लिखा गया है टोटल प्रोसेस। अब विसरित अणु रक्त में होकर विभिन्न कोशिकाओं में पहुँचते हैं, जो जीव द्रव्य में विलीन हो जाते हैं। अब यहाँ पर वो जो था तमाम पदार्थ, पचित पदार्थ कोशिकाओं में आता है। पचित पदार्थ कोशिकाओं में आने के बाद बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्य करता है, जिससे जीव द्रव्य का निर्माण में भी सहयोग करता है। जीव द्रव्य का निर्माण भी यही करता है, जो भोज्य पदार्थ आए हुए हैं। तो ये टोटल प्रोसेस कहलाता है स्वांगीकरण। अब स्वांगीकरण के बाद बहिक्षेपण तो मैंने पहले ही बता दिया। मलाशय से मल का शरीर से बाहर त्याग ही क्या है, बहिक्षेपण या मल त्याग है, इगेशन है। तो आपका यह टोटल पोषण खत्म, पोषण खत्म, ध्यान दें, पोषण खत्म। पोषण में 5 स्टेप्स थे, वो खत्म, ठीक। और कहीं कन्फ्यूजिंग होगी तो आप जो है वॉइस रिकॉर्ड करके अथवा लिखकर अथवा
किसी भी माध्यम से हमको व्हाट्सएप कीजिएगा, चैटिंग कीजिएगा कि ये प्रॉब्लम आ रही है, तो उसका हम सॉल्यूशन देंगे आपको। नेक्स्ट है, ये हमको पहले ही बताना चाहिए था, लेकिन छोटी टॉपिक थी जिसको बारे में आप लोगों को 9th में थोड़ा बहुत बताया गया था, तो इसके बारे में थोड़ा सा और बता दें हम कि पोषण के प्रकार। कभी कोई परीक्षा पूछता है पोषण क्या है, पोषण कितने प्रकार से होता है। तो देखिए पोषण तो बताया गया क्या होता है, पोषण जो 5 स्टेप्स होते हैं वो भी बताया गया। अब पोषण के प्रकार 2 तरह का होता है, स्वपोषण और विषम पोषण। स्वपोषण का मतलब जब जीव स्वयं पोषण कर ले, किसी पर आश्रित ना होना पड़े। इसमें 2 प्रकार से होता है, प्रकाश संश्लेषी बनकर, रसायन संश्लेषी बनकर। तो स्वपोषण यानी स्वयं पर आश्रित होकर स्वयं से ही ऊर्जा भी प्राप्त कर लेना, यह 2 प्रकार से हो सकता है, प्रकाश संश्लेषी बनकर और रसायन संश्लेषी बनकर। प्रकाश संश्लेषी में समस्त हरे पौधे आते हैं, जिसके बारे में आप पहले से भी जानते हैं कि हरे पौधों में क्लोरोफिल पाया जाता है, जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण क्रिया करके स्वयं ऊर्जा को प्राप्त कर लेता है। और दूसरा होता है रसायन संश्लेषी। रसायन संश्लेषी में ज़्यादातर जीवाणु ही आते हैं। ये क्या करते हैं, जैव रासायनिक क्रिया करके स्वयं को ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं और अपना पोषण कर लेते हैं। जैसे इसमें लौह जीवाणु, सल्फर जीवाणु, इसमें आयरन बैक्टीरिया, सल्फर बैक्टीरियाज रखे गए हैं। सेकेंड होता है विषम पोषण। विषम पोषण का मतलब होता है कि जो स्वयं अपने बॉडी में एनर्जी को क्रिएट ना कर सके, बॉडी में अपने एनर्जी को क्रिएट ना कर सके। अब करते क्या है, ये ऐसी परिस्थिति में उन्हें दूसरे पर आश्रित होना पड़ता है। दूसरे पर आश्रित होने के लिए वह 3 प्रकार से आश्रित होते हैं, एक मृतजीवी बनकर, सेकंड परजीवी बनकर और थर्ड प्राणी संभोजी बनकर। यहाँ पर इसका फोटो भी क्लिक करके हम आप पर व्हाट्सएप पर डाल देंगे। आगे देखें, मृतजीवी, परजीवी और प्राणी संभोजी। तो मृतजीवी बनकर कैसे, मृतजीवी का तात्पर्य होता है ऐसे जीव जिनके अंदर क्लोरोफिल पाया ही नहीं जाता, ना तो वह स्वपोषण कर पाते ना तो परपोषण कर पाते हैं। तो ऐसे जीव क्या करते हैं, वह स्वपोषण नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनके अंदर क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। तो ऐसी स्थिति में वो सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर आश्रित होकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं। आप लोग देखे होंगे कुकुरमुत्ता या फंगी के जितनी प्रजातियां हैं, कवक की जितनी प्रजातियां हैं, फफूंद, इस टाइप कोष के प्राणी होता, तो ये कोष की जीव है। ये सब क्या करते हैं, ये मृत सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त कर लेते हैं ऐसी स्थिति में, इसीलिए इन्हें हम कहते हैं मृत जीवी। सेकेंड है परजीवी, पैरासाइट। जैसे जूं होता है ना, तो परजीवी की विशेषता होती है, लाभ तो लेती है लेकिन लाभ देती नहीं है, तो ये परजीवी होते हैं। जैसे जूं, कीलनी, फीता कृमि, यह अंतः परजीवी होता है। बॉडी में जो है मानो कि ह्यूमन अंदर से आश्रित होकर वहाँ से अपना भोजन लेता रहता है, लेकिन नुकसान करता है। और जूं, कीलनी भी तो एनर्जी दूसरे जीव पर आश्रित होकर भोजन लेते रहते हैं, लेकिन दूसरे जीव को हानि पहुँचाते हैं। तो ऐसे में ये क्या कहलाते हैं, परजीवी। तो परजीवी बनकर विषम पोषण करना। प्राणी संभोजी, प्राणी संभोजी में सिर्फ वही प्राणी आएंगे जिनके अंदर ये टोटल प्रोसेस होते हैं, पोषण के जो 5 चरण को पालन करते हैं, वही जो होते हैं प्राणी संभोजी होते हैं। इसमें अमीबा, मानव, मेढक, इसके अलावा तो खुद बुद्धिमान है। थैंक्स अ लॉट।